मुफ्त क्या होता है? दरअसल मुफ्त कुछ नहीं होता है। ये नेता जो आजकल मुफ्त की घोषणाएं करते हैं, दरअसल ये आपकी और हमारी जेब से ही टैक्स के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं ना, उसी से चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती है। इसकी एक कीमत होती है, वो कीमत है विकास। जो पैसे देश के विकास में लगने चाहिए, आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में लगने चाहिए, हेल्थ सेक्टर में लगाने चाहिए, शिक्षा में लगना चाहिए, वो फ्री सरकारी योजनाओं के नाम पर राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए बांट देते हैं। दक्षिण भारत में लंबे वक्त से इस तरीके की चुनावी परिपाटी चल रही है। अब उत्तर भारत भी इसका शिकार हो चुका है और इसमें एक बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की भी रही है। अब कांग्रेस बीजेपी सभी इसी दौड़ में हो, क्यों ना पूरी व्यवस्था को ही ऐसे बना दे जहां पर कोई वंचित ही ना रहे, जहां पर फ्री पॉलिटिक्स के लिए जगह ही ना हो, किसी के लिए भी किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। बजाय इसके चुनाव आने पर दनादन फ्री वाली लॉलीपॉप बांटी जाने लगती है। क्या ये राजकोषीय नुकसान की तरह पर नहीं देखा जा सकता? क्या सरकारी खजाने को ये चपत लगाने जैसा नहीं है? हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आज दो ही मेहमान हमारे साथ हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, कि आखिर ये चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम सरकारें क्यों करती हैं। यूपी सरकार से पक्ष रखने के लिए मोहसिन रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप यूपी सरकार में मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही मैं नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूं। और मोहसिन रजा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कब से करने लगी? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपने हमको बधाई दी, तो मैं अपने पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबका नव वर्ष मंगलमय हो, आपका, हम सबका, हमारा देश आगे बढ़े और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। आज जो बात आपने, जो प्रश्न उठाया है, अब मैं उस पर आता हूं। प्रश्न आपने ये उठाया कि ये फ्री की राजनीति, तो पहली चीज कि आज गरीब जनता को फ्री में राशन की जरूरत होती है, उसके पास राशन पहुंचाने का काम ईमानदारी से योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। आज अगर किसी गरीब के सर पर छत होना चाहिए तो मीनाक्षी, उसको घर देने का काम आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। करोड़ों की तादाद में हम गरीब लोगों को घर दे चुके हैं जो पात्र बने हैं। तो ये सरकार जो होती है, इसी की इच्छा शक्ति होती है, कहना नहीं पड़ता है। खुद से सरकार जब आती है और इस तरह की योजनाएं बना देती है कि आज कोरोना के दौरान पूरे देश में लोग परेशान थे मीनाक्षी, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने मार्च तक अपनी सरकार से भी देने का काम किया है। तो डबल राशन मिल रहा है आज गरीब घरों को, गरीब परिवारों को, जिनको आवश्यकता है। सरकार होती किसके लिए है? गरीब, दबे कुचले, पिछड़े लोगों के लिए होती है। मोहसिन रजा जी, अब देखिए, मुफ्त राशन योजना की आपने बात कही, उनका फोन कट गया। चलिए मैं दोबारा जाऊंगी मोहसिन रजा जी के पास। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और उससे पहले आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जी रामपुर में मौजूद थे और उन्होंने वहां से एक तंज कसा अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि पहले बिजली तो दे देते, फिर मुफ्त की बात करते। और मैं बहुत ईमानदारी से आपसे ये कह रही हूँ, नोएडा में मैं रही हूँ और उस दौरान ये हालत हुआ करती थी, कई बार लगता था कि बोरिया बिस्तरा लपेट कर दफ्तर में जाकर सो जाया जाए, इतनी बिजली कटती थी। और ये मैं शहरी इलाके की बात कर रही हूँ और बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, मोहसिन जी को और आपके दर्शकों को सभी को नव वर्ष की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबके साझा प्रयास से हमारा देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, समाज में अमन चैन रहेगा। अब जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा पहले कि फ्री क्या होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ परिवार को अगर आप देखिएगा, तो उसमें से कम 40 लाख परिवार, ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 3000 रुपए से कम है। ये पूरे परिवार के पास इतने ही पैसे हैं कि पूरा परिवार 3000 रुपए से कम खर्च कर पाता है। लगभग ऑन एन एवरेज जो हमारे ग्रामीण परिवार हैं 5000 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, और जो शहरी परिवार है वो लगभग 8700 से कम खर्च कर पाते हैं। तो ये जो प्रदेश की माली हालत है, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी इतना चकाचौंध करा करके हर जगह पोस्टर प्रधानमंत्री जी के लगा करके कहती है कि हमने प्रति व्यक्ति आय डबल कर दी, सच्चाई तो ये है। सच्चाई ये है कि देश में 97% लोग गरीब हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के आसपास हैं वो बहुत अमीर हुए हैं, एशिया के नंबर 1 हो गए हैं। ऐसे समय में अगर हमने ये ऐलान किया है कि हमारी सरकार आएगी और हर गरीब परिवार की मदद करेगी, फ्री ये होता है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र ने मेरी मदद की, तब मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं,
वहां फ्री शिक्षा नहीं थी, लेकिन बहुत कम दामों की शिक्षा थी। आज 2 साल से देश में शिक्षा लगभग बंद है। क्या आपने शिक्षा मंत्री को कुछ कहते देखा है? क्या आपने सुना है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को या देश के शिक्षा मंत्री को ये कहें कि जो 80% बच्चों के पास टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इस देश में जो हम सभी लोग केंद्रीय विद्यालय की पुस्तकों में, सीबीएसई की पुस्तकों में गांधी जी की कुंजी पढ़ते थे, वो क्या था कि जब आप कोई निर्णय लीजिए तो ये सोचिए कि समाज में जो अंतिम पायदान पे बैठा है, आपका निर्णय उसकी कैसे मदद करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सोचती है कि आपका निर्णय मोदी जी को कैसे बड़ा महान नेता बना सकता है। ये नहीं सोचती लेकिन घनश्याम जी, देखिए बिजली वाली बात को तो आप तो टाल गए। ये गलत तो नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। देखिए इसकी तो भुक्तभोगी मैं खुद हूं, इसलिए मैं ये कह सकती हूं। लेकिन इसके इधर भी आप बताइए कि ये फ्री बिजली देने का वादा, ये चाहे वो दिल्ली में एक परिपाटी के केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया, वो पंजाब में भी जाकर फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। ये फ्री बिजली की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? मैंने आपको बताया, जहां तक बिजली वाली बात है, आप उत्तर प्रदेश का कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का आंकड़ा उठाइए, जो 2017 में 524 के आसपास था और वो लगातार बढ़ के 524 हुआ था। यानी कि जो 5 साल की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी भी बढ़ी थी, कंजम्पशन भी बढ़ा था। उत्तर प्रदेश में कभी भी बिजली का डेफिसिट हाई नहीं रहा है पिछले 10 सालों में, चाहे वो आदित्यनाथ जी की सरकार हो। भाषण देने में आदित्यनाथ जी कुछ भी कह सकते हैं, उनको आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है, सच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें, खासकर बिजली ऐसी चीज है जिसके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर आपका न्यूज चैनल चाहे तो वो आंकड़े दिखा सकता है और उसमें मैं तर्क करने के लिए तैयार हूं। अगर आप आंकड़े प्रस्तुत करें, मुझे समय देंगे तो मैं भी बता दूंगा। जहां तक जो उत्तर प्रदेश में नोएडा की बात है, किसी भी शहर की बात है, लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली की अवेलेबिलिटी हाई रही है। आप किसी जगह पे रहती होंगी, वहां बिजली की किल्लत होगी, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अब मैं तो देखिए एड्रेस तो बोल नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर है कि अगर शहरी इलाकों में रहकर ही अगर बिजली की किल्लत मैंने महसूस की, तो इसका मतलब ग्रामीण इलाकों में स्थिति क्या होगी, इस पर चलिए मैं आगे और चर्चा को नहीं बढ़ाना चाहती, फिर ये व्यक्तिगत मसला हो जाएगा। मोहसिन रजा जी, अब आप ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक अगर विकास की योजनाएं पहुंचे, अगर उन्हें टैबलेट पहुंचे, अगर उन तक सरकारी तंत्र की सुविधाएं पहुंचे, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। फिर योगी जी क्यों ऐसे तंज कसते हैं? योगी जी ही तो पहुंचा रहे हैं अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सारी योजनाएं। ये तो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लात मारकर फेंक देते थे, उसका घर तक छीन लेते थे। इनकी सरकार में तो अंतिम पायदान के व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं थे। हमारी बहनों को सड़क पर निकलने का अधिकार नहीं था, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, अपराधी बाला उनका बोलबाला था। और इन्होंने भाई बिजली की बात की है। मैं चाहूंगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं लेकिन गलत पार्टी में चले गए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली की हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, उत्तर प्रदेश को 2 रुपए और ₹2.25 यूनिट पर बिजली देना चाहती थी। और बार बार हमारे पास वो चिट्ठियां मौजूद है, ये भी जानते होंगे। लेकिन ये दूसरे लोगों से 8 रुपए और 6 रुपए यूनिट बिजली खरीदते थे, क्योंकि उसमें इनको पैसा मिलता था, भ्रष्टाचार होता था, तो इसलिए जनता पर बोझ डालते थे। और आज कह रहे हैं हम फ्री में देंगे। ये मोहसिन जी देखिए, तब आपने ये बात बोल दी है, तब ये भी सुने कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिजली कोई बहुत सस्ती है। उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है। नहीं, महंगी है, ठीक है, हम उसमें आगे बेहतर कर रहे हैं, हम अलग अलग उसको कैटेगरी दे रहे हैं। लेकिन आज बिजली उत्तर प्रदेश के गांव गांव में आ रही है। इस बात की तो पुष्टि मीनाक्षी जी आप करेंगी। आपने कहा भुक्तभोगी थी पिछली सरकार में, आज तो ये बात आप कह सकती हैं अपने चैनल पर। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि आम उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि आज योगी सरकार में गांव गांव बिजली आ रही है, आज लोगों को सुरक्षा मिल रही है, आज गांव गांव राशन पहुंच रहा है। ईमानदारी से गरीब के परिवार में राशन पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार हर चीजें पहुंचा रही। मोहसिन, मैं घनश्याम जी आपके पास आऊं, उससे पहले ये बताएं कि देखिए ये जो मुफ्त राशन योजना थी वो खत्म होने वाली थी। इसका चरण जो है वो खत्म होने वाला था। क्योंकि 2022 में चुनाव था, इसलिए योगी जी को लगा ये तो ठीक नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने इसकी समय सीमा बढ़ा दी, इसे 2022 तक कर दिया। ये चुनावी वायदा नहीं तो क्या है? ये सवाल आपने मुझसे किया? बिल्कुल मोहसिन जी, आप ये बताइए कि इतने हमारे वापस श्रमिक भाई आए,
उनको किस तरह से आदरणीय योगी सरकार में हमने क्वारंटीन करके उनको तब सहायता राशि दे रहे थे, तब तो चुनाव नहीं था। हमने तब उनको घर तक पहुंचाने का काम किया, उनको हमने काम देने का काम किया उत्तर प्रदेश में कि ताकि हमारा श्रमिक भाई बाहर ना जाए, और जो दूसरे राज्यों के हमारे यहाँ से गुजर रहे थे उनकी भी मदद की। यही तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको चुनाव से क्यों कर देखा जा रहा है? कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। आप लोग लगातार दिखा रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत असर नए नए वेरिएंट में आ रहा है। तो हमारे जो वो लोग हैं जो रोज कमाते और खाते हैं, उनकी कमर नहीं टूटना चाहिए, उनको रोजगार भी मिलना चाहिए, उनको फ्री राशन भी मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करती है, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। ये तो फ्री बात जो करने आए हैं, ये तो वैक्सीन पर सवाल उठा दिया था। जो फ्री वैक्सीन लगना थी उस पर भी सवाल अखिलेश यादव जी ने उठाया था कि ये भाजपा की है, आप न लगाइए, चाहे उसमें जान चली जाए। तो ये तो वो लोग हैं आज फ्री की बात कर रहे हैं। जी घनश्याम जी, देखिए 3 बातें कहूंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर आपका कोई दर्शक मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार बनेंगे तो देश में पेट्रोल डीजल 30 रुपए में मिलेगा, जब अंतर्राष्ट्रीय दाम पेट्रोल डीजल के सबसे न्यूनतम रहे, तब आपके हमारे ही देश में हर व्यक्ति से 125 रुपए देना पड़ा पेट्रोल डीजल के लिए। अगर ये 2022 में दोबारा किसी गलती से जीत जाते हैं तो तैयार रहिए 200 रुपए के लीटर पेट्रोल देने के लिए। इसी सरकार ने कहा था कि ये विदेशों से काला धन लाएंगे, महंगाई उनमें सिर्फ 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब प्रचार करते चल रहे हैं कि हमने 4 लाख। डबल इंजन की सरकार, 8 साल का वादा, 4 लाख रोजगार। 2013 में दावा किया, 2014 में वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, 2015 में वादा किया, 2016 में वादा किया, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, 21 में किया। क्या वादा था? 2022 में देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या प्रधानमंत्री ने किसानों को कहा कि मुबारक हो, मैंने आपसे वादा किया 2022 में आपकी आय दोगुनी हो जाएगी? सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं दे पाया कि 300 यूनिट की क्या जरूरत है। मैं जो आपसे बता रहा था कि में गरीब परिवार, एक आम परिवार ग्रामीण क्षेत्र में 5000 उसका एक्सपेंडिचर है, और अगर आप उसका मीडियन निकालेंगे, औसत है, मीडियन कहिए, 50% परिवार का एक्सपेंडिचर है, वो उससे इससे भी कम है। ऐसे में अगर उस परिवार को 300 रुपए आता है आज के समय में, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए आता है, वो सरकारी मदद मिल जाए तो ये जो 5000 रुपए में अपना परिवार गुजारा करता है, वो पैसा अपने बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, उत्तर प्रदेश जो स्वास्थ्य में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फिसड्डी है उसमें उपयोग कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को न गैस के दामों में गरीब की फिक्र है, न महंगाई में गरीब की फिक्र है, न स्कूल बंद है उसमें महंगाई की फिक्र है, न गरीब बच्चों के पास लैपटॉप टैबलेट नहीं है उसमें गरीबों की फिक्र है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बात की फिक्र है, हर रोज सुबह से शाम तक नारा लगाते रहो मोदी जी महान है। उस नारे के चक्कर में अगर योगी जी की 4.5 साल की सरकार को मटियामेट कर देना पड़े, जैसा इन्होंने किया है, अब ये नहीं कह रहे कि 4.5 साल हमने क्या किया, अब ये कह रहे हैं 2024 में मोदी जी को है तो 2022 में बीजेपी को जिताओ। जिसको अपने ही सरकार के काम में भरोसा नहीं है वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मोहसिन जी देखिए, इतने सारे सवाल खड़े हो गए, इन सारे सवालों का तो जवाब आप दीजिए, साथ ही साथ ये भी आप बताते चलें। अब देखिए, जो किसान सम्मान निधि भी आपने दी है, आप किसानों को सशक्त बनाइए ना, आप उनको हमेशा एक निधि के तौर पर हाँ, नहीं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, अब आज जो 10वीं किश्त आप लोगों ने जारी की है, 14 करोड़ का इक्विटी ग्रांट आपने जारी किया है, 20,946 करोड़ रुपए जो आपने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं, उनमें से 3,900 करोड़ तो जो वो आपके उत्तर प्रदेश के खाते में ही आ गए। ये भी तो फ्री वादा ही है। ये सम्मान निधि क्या है? आप उसे बात सम्मान की दे सकते हैं, लेकिन किसानों को सशक्त बनाइए, इस सम्मान निधि को देने की आवश्यकता ही ना पड़े। मीनाक्षी, किसानों को सशक्त बनाने का काम किसी ने अगर किया है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान प्रधान देश है हमारा, उससे ज्यादा चिंता किसानों की किसी ने नहीं की। आदरणीय मोदी जी ने की देश में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, जब हमारी पहली कैबिनेट हुई तो इन लोगों ने 2-2, 3-3 रुपए के चेक देकर किसान भाइयों को अपमान करने का काम किया था। मजबूर किया था समाजवादी पार्टी ने कि वो खुदकुशी कर ले। तमाम किसान भाइयों ने आत्महत्या की थी। आज जब हमने पहली कैबिनेट की थी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, 36,000 करोड़ की ऋण माफी हमने की। आज किसान सम्मान भी आज उनके सम्मान के साथ में उनके खाते में पहुंच रही है। 3 रुपए के चेक नहीं जा रहे हैं, सीधा पैसा जो उसका आपने अभी हवाला दिया, आज भी माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा सूबा है तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिलता है। इन लोगों ने वंचित किया था। किसानों पर अत्याचार तो कांग्रेस हुई, सपा हुई, बसपा, इन्होंने किया है। हम तो किसानों के सम्मान में काम कर रहे हैं।
हमने नौजवानों, इन्होंने भी माना, अभी घनश्याम जी ने माना कि इन्होंने 4 लाख नौकरियां दी, 5 साल में वादे तय किए थे, हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, इनको हम और करेक्ट कर दें। मार तो लिया आपने 4.5 लाख, आप तो नौकरियां बेचते थे, तो नौकरी बेची थी, पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई है। 4.5 लाख नौजवान नौकरी पाया है और रोजगार पाया है। 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन, 2.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतरे हैं। ये योगी सरकार का इकबाल है। आज कानून का राज है, इसलिए उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, आज इसलिए उद्यमी यहाँ आ रहे हैं, वरना इनके टाइम में 2 ही खाली फैक्ट्रियां लगी थी नोएडा में, आज 123 फैक्ट्रियां हैं नोएडा में। नौजवानों के लिए तमाम रास्ते खुल रहे हैं और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं लेकर हम आए हैं, चाहे उसका हो, आपके खाद की योजना हो, खाने पीने की योजना। पहले खाद में आप देखिए यूरिया में लाठियां चलती थी, इन लोगों में तमाम चीजों में कालाबाजारी होती थी। यही अनाज ये लोग बेच दिया करते थे इनकी सरकार में, आज गरीब तक पहुंच रहा है। आप किसी गरीब से पूछिए, सुरक्षा है, आज रोजगार है, व्यापार है, हर चीज से सुसज्जित हो रहा है। एक एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, हमने 5-5 एक्सप्रेस वे बना दिए। हमने खिलाड़ियों के लिए काम किया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं। मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहली बार एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, खिलाड़ियों के लिए भी हम कर रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो बनी रही है और साथ ही साथ फिल्म सिटी भी बनाने की तैयारी हो रही है, और बड़े लेवल पर, बिल्कुल जैसे रामोजी राव फिल्म सिटी है या मुंबई के स्तर की फिल्म सिटी है, उस तरीके की फिल्म सिटी बनाने की भी बात चल रही है। घनश्याम जी, अब देखिए 2-3 सवाल जो उन्होंने उठाए कि आपका जब शासनकाल था, समाजवादी पार्टी शासनकाल में सरनेम देखकर नौकरियां दी जाती थी, सबसे बड़ा आरोप तो यही। ये 2 बातें कहूंगा। मोहसिन रजा जी सम्मानित मंत्री हैं, संकल्प पत्र पृष्ठ संख्या 7, जो इसके संकल्प पत्र का तीसरा बड़ा वादा है, उसका टाइटल है हर युवा को मिलेगा रोजगार। हर युवा को मिलेगा रोजगार। 2017 में इनके संकल्प पत्र का टाइटल उतना ही खोखला है जितना प्रधानमंत्री का 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 15 लाख रुपए काला धन लाने का वादा था, या अच्छे दिन आया था। इसमें आगे क्या लिखते हैं, अगले 5 वर्षों में, पहला पॉइंट है, अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश की सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। जहां पर अभी 20 दिन पहले, 25 दिन पहले 20 लाख बच्चों को परेशान होना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया, सरकार एग्जाम तो करा नहीं पा रही है, लाठीचार्ज अलग करती है, कोर्ट में अलग अभ्यर्थियों से लड़ती है। ये सरकार किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई है। जो सरकार ये नहीं मानती है कि वो ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई, उस सरकार से आप कुछ नहीं बनवा सकते। जहां तक हमारे सरकार के कार्यकाल की बात है, हमें यकीन है इस चुनाव का एजेंडा बेरोजगारी से लड़ना, महंगाई से लड़ना, आपसी अमन चैन स्थापित करना, किसानों को रौंदने वाले, उनके न्याय करने वालों से लड़ना, ये इस चुनाव का एजेंडा है। इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। इन 4 बातों को भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री नहीं कह सकते। लेकिन घनश्याम जी, मैं इन सवालों के साथ मोहसिन जी के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल का मेरे भी जवाब दीजिए कि गन्ना किसानों पर पड़ती लाठियां तो हमने लखनऊ में उस दौर में भी देखी जब आपकी सरकार थी। देखिए, देश का किसान इस लड़ाई में उसने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, जो स्वयं को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती हो, प्रधानमंत्री का अहंकार दुनिया में सबसे बड़ा हो गया हो, लेकिन उसे भी झुका सकते हैं देश का किसान। तो हम इनकी तरह अहंकारी नहीं है। हम किसानों के साथ बैठ करके किसानों के लिए काम करें। इनकी तरह कि प्रधानमंत्री 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं और 700 किसान बर्फ, सर्दी, गर्मी में, बारिश में, क्या बात करें घनश्याम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दफा चक्कर लगा चुके हैं, अन्य शहरों में भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो आ रहे हैं। किसान आंदोलन की बात कर रहा था, जो 700 किसान शहीद हुए, जिसके पास भारतीय जनता एक नेता के पास नहीं गया, जिसको मानने के लिए, इनके शहीद मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। जो जहां पे एक मंत्री के ऊपर आरोप है कि उसने अपने पुत्र के साथ साजिश की और किसानों को रौंद दिया, वो सरकार उस मंत्री को अपना सर्वोच्च नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, गृह राज्य मंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा नहीं है। लेकिन मोहसिन रजा जी, देखिए ये वाजिब सवाल है और ये सवाल आपसे तब तक पूछा जाता रहेगा जब तक गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी उनके पद से नहीं हो जाती। जब उनका बेटा दोषी है तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसको लेकर तो बार बार सवाल उठेगा आपकी सरकार पर। अब एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बोलता नहीं हूं इस विषय पर, लेकिन आपने, चूंकि मैं मंत्री हूं, थोड़ी जिम्मेदारी से सवाल आपने उठाया है, तो मैं जिम्मेदारी से जवाब देना चाहता हूं।
मेरा भी बेटा है, अगर मेरे बेटे पर कोई आरोप आएगा और मेरे बेटे पर आरोप आने के बाद उस पर हम कार्रवाई कर दें और कार्रवाई करके और उसकी कार्रवाई अदालत में चली जाए तो निर्णय अदालत करेगी या हम करेंगे? अदालत पर हम भरोसा करेंगे? हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं या हम समाजवादी पार्टी की तरह, अखिलेश यादव जी की तरह अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे कि तुमने हमारे अपराधी को कैसे उसके खिलाफ एफआईआर लिख दी, कैसे तुमने गन उसके पास से बरामद कर ली, तुमको हम जेल भेज देंगे? तो अधिकारी जेल भेज दिए जाते थे समाजवादी पार्टी में। हमारी सरकार पारदर्शी है और हम कानून के साथ चलते हैं और कानून भी हाथ मिलेगा, चाहे कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना, उसको जेल भेज देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, कोर्ट ट्रायल करेगा, हम नहीं ट्रायल करेंगे। अब जो निर्णय कोर्ट से आएगा, हमने राम मंदिर बनाया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बनाया है, लेकिन लोगों ने गोलियां चलवाई थी, क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि कार सेवकों पर गोली चलवा दीजिए? किसने कहा था? और उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाए कि मुल्ला मुलायम सिंह कहे जा रहे हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति आप करिए और सवाल आप मेरे ऊपर उठाएंगे। आप वहां गोलियां चलवाई, किस अधिकार से गोली चलवाई आपने? आप रोक लेते वहां सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन आपने इंसानियत क्यों ले ली थी? कार सेवकों पर हत्या क्यों करा दी? हमारे यहाँ जब फैसला आया तो एक भी बात कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उस दिन एक चोरी की घटना नहीं लिखी गई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ के आबादी में। सबने सर्वसम्मति से माना भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अड़चन और गोली इससे चलवाई समाजवादी पार्टी है। ये हमको आईना दिखाएंगे? हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। घनश्याम तिवारी जी, अब देखिए एक नहीं बहुत सारे आरोप लेकर वो भी हाजिर हो गए। सवाल ये कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, सवाल ये कि फ्री पॉलिटिक्स आप करते हैं, छलने का काम आप करते हैं। जो कानून का राज इनके राज में है, आपके राज में गुंडा राज था। देखिए, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जब एनसीआरबी आंकड़े कहते हैं कि 6000 राइट हुए उत्तर प्रदेश में, तो ये लोग कहते हैं शून्य। में भारतीय जनता पार्टी से तथ्य के आधार पर बहस कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये नहीं मानते कि ऑक्सीजन में चलते लोगों की मौतें हुई, मंत्री जी नहीं कह सकते, इनकी विधानसभा में ये कहना अलाउड नहीं है, देश की संसद में बताना अलाउड नहीं है। जब ये नहीं मान सकते, ये कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में लोग बिलख रहे थे, अपने परिजन खो रहे थे, तो इनका दावा है कि WHO आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहा था। जब सिर्फ काशी में एक हफ्ते में 15,000 से अधिक लाशें जली थी, तो इनका सरकारी आंकड़ा कहता है 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से बहस नहीं कर सकते। जहां तक इन्होंने मंत्री जी के डिफेंड किया, मोहसिन रजा जी के ऊपर वैसे चार्जेस नहीं है, लेकिन कैरावैन मैगजीन ने अजय मिश्रा टेनी की पूरी बायो प्रोफाइल की है, जिसने बताया है कि किस तरीके से सन 2000 में उनके ऊपर आरोप। लेकिन घनश्याम जी, ये अदालत तय करेगी, ये अदालत तय करेगी या नहीं? मुकदमा अदालत में पेंडिंग है 20 साल से। 20 साल ऐसे मुकदमे हैं जिसके बारे में मोहसिन रजा सोच नहीं सकते। तो सवाल यह है कि जो व्यक्ति किसानों को धमकाता है, जिसकी रिवॉल्वर मिलती है, जिसके बेटे की गाड़ी मिलती है, जो किसानों को उसी दिन ऐसे कर रहा है, मीडिया को आकर के गुमराह करता है, वो अगले दिन, उसके 2 दिन बाद देश के समस्त डीजीपी को एड्रेस कर रहा है। देश में प्रिजन रिफॉर्म कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता डर गई है या फिर सत्ता के बहुत नीचे दब गई है। उसमें उत्तर प्रदेश की खुशहाली पे आते हैं, और मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कह सके जो उत्तर प्रदेश में आपने हर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं, समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद क्या आप इन परिवारों को बिजली दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने सबसे अधिक बिजली टैरिफ बढ़ाया है। अगर आप जनता से किसी तरीके से उनकी उंगली मरोड़ करके, हाथ मरोड़ के पैसा वसूलना जानते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, गैस सिलेंडर का मामला हो, सरसों के तेल का मामला हो, या बिजली के टैरिफ का मामला हो, या टेक्सटाइल। मेरा इसलिए तो सवाल घनश्याम जी आपसे भी है कि जो कुछ भी हो रहा है, यदि आपकी भी सरकार बन गई तो आप भी तो जनता के ही टैक्स के पैसे से रेवड़ियां बांटेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी के उनके अपनी पॉकेट से कुछ जा रहा है, या जो विधायक बनेंगे उनकी अपनी पॉकेट से कुछ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं अभी भी दावा करता हूं कि इस वक्त आदित्यनाथ जी के जितने पोस्टर पूरे प्रदेश में और देश में लगे हैं, और मोदी जी के लगे हैं, उतने बचा लीजिए तो 1000 करोड़ हो जाते हैं। सिर्फ उतने बचा लीजिए तो। ये अखबार है कल का। प्रचार इस तरह के ऐड उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। अच्छा, इस ऐड में क्या दिक्कत है? किसको रोजगार मिलेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो देखिए कुछ लेकर बैठी नहीं। मोहसिन जी, अब आपके पास यदि हो तो आप बता दें। शायद अखिलेश यादव जी के पोस्टर और एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहे। मैं ये कहूंगा कि मोदी जी कितना भी भाषण दें या कितनी भी तस्वीरें लगा लें, लेकिन बहुत ज्यादा भाषण देने से जवाहरलाल नेहरू नहीं। आप अपने काम से जाने जाते हैं, अपनी फोटो छपवाने से नहीं जाने जाते हैं। ठीक है मोहसिन जी।
चलिए देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, अब घनश्याम जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बार बार कहूंगा, लेकिन इनकी पार्टी की नीतियां बहुत खराब थी, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, गुंडाराज, अपराधीकरण, माफिया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी तो अहम बात यह थी कि जो लोग देश के खिलाफ काम करने आतंकवादी आते थे, कहते थे मेरी सरकार आएगी हम उनको भी छोड़ देंगे। तो भाई अगर इस विचारधारा की सरकार होगी तो उसे कोई नहीं पसंद करेगा। किसी की बहू बेटी सुरक्षित नहीं होगी, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं होगी, हम उस सरकार को नहीं पसंद करेंगे। हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही होगी, हम उस सरकार को नहीं पसंद करेंगे। हमें सुविधाएं नहीं दे रही होगी सरकार, हम उस सरकार को हटाएंगे, क्योंकि सरकार जनता के हितों की होती है। और आदरणीय योगी जी ने जनता के हितों के लिए कुंडी खटखटा कर घरों, लेकिन मोहसिन जी देखिए ना, राशन तेल फ्री, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, नमक फ्री, तेल फ्री, राशन फ्री, चावल फ्री, ये मैं तो ये देख रही हूं कि जितने भी मेहनत की गाड़ी कमाई फिर टैक्स देने वाले टैक्स पेयर्स हैं, वो तो यही सोचेंगे कि हमें विकास के नाम पर क्या मिला। आप तो सब कुछ फ्री में बांटे जा रहे हैं। इतने इतने करोड़ों का दबाव सरकार कहां से निकालेगी? टैक्स पेयर्स के जेब से। ये सरकार में आगे अच्छी अच्छी नीतियां हैं, क्योंकि आज हम 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में। ये विश्वास ही तो है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी के ऊपर उद्योगपतियों का, और देश के ही नहीं विदेश के उद्योगपतियों का, कि वो आज हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। उन्हें पता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन सपा तो कहती है आप लोग उद्योगपतियों की ही सरकार है, कांग्रेस पार्टी है नहीं, वरना वो तो तुरंत कहती है कि आप लोग तो उद्योगपतियों के लिए ही काम करते हैं। या उद्योगपति जो हमारे काम करते हैं वो किसान भाइयों के लिए काम नहीं करते हैं, तो गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, वही देश के साथ में सहभागिता करते हैं। हर देश चाहे वो कितना संपन्न हो, और चाहे गरीब आदमी जो एक कोने पर दुकान भी लगाता है, उसकी भी चिंता सरकार करती है। तो आप तो उद्योगपतियों के यहाँ रेड डलवा देते हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। आप लोग तो कारोबार करने वालों के यहाँ रेड डलवा देते हैं मोहसिन जी। हाँ, अब आप बताइए कोई अगर ऐसे बेच रहा हो कि जिसकी दुर्गंध पूरे विदेश तक चली जाए, तो ऐसे इत्र से तो सब बाज आएंगे कि उस इत्र कारोबारी के यहाँ से 200-300 करोड़ रुपए निकल आए, और वो भी ऐसी दुर्गंध फैल जाए। तो भाई, और हम अपनी पार्टी में, हमारे यहाँ तो कोई इत्र नहीं बिकता है भाजपा के कार्यालय में, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना ही इत्र अपने कार्यालय में बेचती है। और उसके बाद जब देश की जनता देखती है कि अरे बाप रे बाप, इतना इत्र में पैसा, अरे भाई हमारे हमारे अपने हैं, उनके इत्र को हम विदेशों तक ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी इत्र ने आकर उन पर भी सवाल खड़ा करवाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी को कन्नौज से भी हरा के काम किया है उनके लोगों ने, वहां भी भाजपा का ही सांसद है। लीजिए, कन्नौज पर आ गए, आपकी अपनी सीट आप हार गए और इस बार यूपी हारेंगे फिर से। देखिए, अभी इन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में बात की। अब 4 दिन पहले दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी थी, शिव प्रताप गुप्ता उसके लेखक थे। कहा था कि भाजपा की सरकार में 2017 से अब तक औसतन हर साल 3,40,000 मामले दर्ज, 17,500 अपहरण के मामले थे, 50,000 चोरी के थे, 56,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले थे, और 7,300 दंगे थे। ये आंकड़ा सरकारी है, एनसीआर, और ये दैनिक भास्कर जिनके ऊपर भी ये लोग रेड करा चुके हैं, उनके अखबार में छपा है। तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से तथ्यों पे बहस नहीं करता, क्योंकि तथ्य इनका आधार नहीं है, प्रोपेगेंडा आधार है। जहां तक समाजवादी पार्टी के इत्र की बात है, समाज में खुशबू, अमन चैन की फैलाना, खुशहाली की ना सरकार का काम है। प्रोपेगेंडा को अपना मिशन बना करके समाज में जहर बोलना, ये सरकार का काम नहीं, दंगाइयों का काम होता है। हम जिस तरह की फिल्में लेकर पले बड़े हैं, उस फिल्म में जिस तरह के विलेन दिखाई देते थे जो समाज में दंगा कराते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, न जाने क्या क्या है। डर लगता है ऐसे लोगों को देख करके कि ये लेकर के जाएंगे। जहां तक इत्र की बात है, रेड की बात है, आप सोचिए कि सिर्फ पिछले साल 2019-20 ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल आंकड़े हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेस से इस पार्टी ने कलेक्ट किए। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 6 पार्टियां मिला लीजिए, उससे भी 3.5 गुना अधिक ये लोग अकेले अर्जित करते हैं। ये क्या गाड़ी पसीने की कमाई? नहीं, गाड़ी पसीने की कमाई नहीं। ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो 10,000 करोड़ किसी आइलैंड पे मस्ती कर रहे हैं, इन लोगों की है। ये पीयूष जैन और पुष्पराज जैन का शायद ये है
कि इन्होंने गलती से पुष्पराज जैन की जगह इनकम टैक्स से गलती हो गई, पीयूष जैन के घर पहुंच गए। अब वो शिखर मसाला से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसकी तहकीकात हो रही है। लेकिन इन्होंने अपने ही व्यक्ति के ऊपर छापा डाल दिया और उसके बाद अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे गलती को पूरा करने के लिए पुष्पराज जैन के यहाँ छापा डालना पड़ रहा है। तो अगर आप अंधे हो चुके हैं कि आपको जनता की नहीं सूझ रही है, आप समाजवादी पार्टी पर कर रहे हैं कि हम जनता की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आपको किसने रोका है बेरोजगारी की बात करने से? क्या आपको बेरोजगार युवा नहीं दिखाई देता? क्या आपको यह नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश में औसत परिवार के पास 5,000 रुपए महीने खर्च करने के लिए रह गए हैं? आप उसकी बात करना नहीं चाहते? आपको ये नहीं दिखाई देता 2 साल से स्कूल बंद है? बताइए क्यों नहीं दिखाई देता? तो कोरोना काल में आप स्कूल कैसे खोलेंगे? अच्छा, आपके पास अगर कोई नीति है तो बताइए घनश्याम जी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शिक्षा महकमा है। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लीजिए, टर्शियरी एजुकेशन लीजिए, आज के समय में अगर सरकार ने बोला कि हम इस तरीके से जहां जहां बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है हम उपलब्ध कराएंगे, और वो तो करवा रहे हैं ना, योगी जी कह रहे हैं लैपटॉप देंगे, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही हैं। अब तो चुनाव, अब तो वो आप लोग भी कह रहे हैं कि हम स्मार्टफोन देंगे। वो तो अब चुनाव आ गया तो आसमान के तारे देने की बात करेंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि चुनाव तक का इंतजार ही क्यों करना था? आप दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल फंड है, चुनाव तक का क्यों इंतजार किया? आप लोग दे देते ना, पहले ही लैपटॉप दे देते, पहले ही स्मार्टफोन दे देते। हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सरकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शिक्षक है और बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अगर ये लोग यही व्यवस्था करते कि हर छात्र के पास, चाहे वो ग्रेजुएशन का छात्र है या स्कूल का छात्र है, हाई क्वालिटी कंटेंट उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, जिस भाषाओं में देना चाहते हैं उपलब्ध है। नहीं घनश्याम जी, देखिए मेरे सवाल को आप डॉज कर गए, मेरे सवाल को आप डॉज कर गए, इसलिए मैं मोहसिन जी में फिर आपके पास आती हूँ। देखिए मोहसिन जी, क्या बात, आप चुनाव तक का इंतजार ही क्यों करना? अब जैसे मान लीजिए ये फ्री की ही बात थी, तो कोरोना काल ऐसा तो नहीं है आज का है, 2 साल से हम ये संक्रमण काल झेल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप आप लोग पहले दे देते, फोन समाजवादी पार्टी पहले दे देती। आपने बिल्कुल सही बात कही। आप इस बात को पुष्टि कर रही हैं। सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो गया कोरोना का दर्द झेल रही है पूरी दुनिया, और हम सफलतापूर्वक आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपने लोगों को उनका जीवन भी बचाने का काम कर रहे हैं और जीविका भी चलाने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है 1 साल से फ्री, और उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है। हमारी सरकार ने भी देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। इनके पास कौन सी नीति थी? इनकी नीति सुन लीजिए आप। समाजवादी पार्टी की एक नीति आपको बताएं, हमारे यहाँ एक मंत्रालय होता है, धर्मार्थ मंत्रालय, जो धार्मिक स्थलों को वहां पर बेहतर करता है कि ताकि वहां श्रद्धालु जाएं। ये उनके पैसे भी खा, वो उनको तीर्थ पे नहीं भेजना चाहते थे, कब्रिस्तान बनाते थे खाली। समाजवादी पार्टी में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, तीर्थार्थियों को नहीं भेजा जाता था सम्मान के साथ में, ना अयोध्या, ना काशी, ना मथुरा। इसकी बात करते शर्म आती थी इनको, खाली कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते थे। तो तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाई, खाली जातिवाद की राजनीति करी है। ये क्या जाने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। घनश्याम जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो ये है कि लोगों को न शमशान नसीब हो, न कब्रिस्तान नसीब हो, न सरकार उनकी मृत्यु को आंकड़ा भी माने। जब आपकी नाक के नीचे पंचायत चुनाव में 1000 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हुई, आप उसे आंकड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे। शिक्षक संघ आपको नाम, फोन नंबर, पता दे रहा है, कोर्ट को आना पड़ा आपको समझाने के लिए। ये कौन सा अहंकार है कि हम सिर्फ वही कहेंगे, हम कहते रहेंगे कि गंगा में लाशें नहीं बही, हम कहते रहेंगे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। हम लेकिन घनश्याम जी, एक वाजिब बात मैं आपको बताऊं, पते की बात घनश्याम जी सुनिए, ये बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। आप राजस्थान भी जाकर पता कर लीजिए, ऑक्सीजन की कमी से वहां पर भी कोई नहीं, किसी का भी देहांत नहीं हुआ। बोलने में बड़ा ही अफसोस होता है और दुख भी होता है, लेकिन ये कहानी केवल एक पार्टी की नहीं है। आप किसी भी पूरे देश में जाकर किसी भी सरकार से पूछ लीजिएगा, ये आंकड़ा कोई नहीं देगा आपको। भारतीय जनता पार्टी आलोचना करे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जनता के साथ बहुत क्रूर मजाक है कि एक तो आप मदद नहीं करते हैं, जो मदद करता है उसको धमकाते हैं, अस्पतालों को धमकाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि WHO हमारी पीठ थपथपा रहा है, IIT हमारी पीठ थपथपा रहा है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। ये तो क्रूर मजाक है, इसमें तो कोई छुपने की भी जगह नहीं है। जैसे अजय मिश्रा टेनी के केस में इनके पास छुपने की भी जगह नहीं है।
जैसे बेरोजगारी के केस में इनके पास नहीं, मैं छुपने की मुद्दे भी पर जगह एक बार नहीं। फिर से लेकर आती हूँ मोहसिन जी, मैं एक बार फिर से मुद्दे पर लेकर आती हूँ। आप कहें आपने विकास किया है इसलिए आप चुनावों में जा रहे हैं, आप कहें आपने रोजगार दिया इसलिए आप चुनावों में वोट मांग रहे हैं। आप ये कहकर तो देखिए, उसके बाद देखिए जनता अगर आपको सही समझती है तो आपको वोट देगी। ये चुनावी रेवड़ियां बांटना, एक बार फिर से मैं पूछती हूँ, इसकी आवश्यकता क्या है? अरे भाई, ये जनता के हितों की सरकार है आदरणीय योगी जी। 24 करोड़ जनता की चिंता है। हम जब जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, हम ये थोड़ी देखेंगे कल चुनाव है कि परसों है। जैसी परिस्थितियां हमारे पास जब कोरोना आया था, ना तो पीपीई किट थी, ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास टेस्टिंग लैब थे, और ना हमारे पास बेड्स अवेलेबल थे, ना हमारे पास में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स थे। तो ये कौन छोड़ कर गया? ये व्यवस्था को भी तो ठीक करना था। हमें उत्तर प्रदेश के लोगों की जान भी बचानी थी और उनकी जीविका भी चलानी थी, और उसी हिसाब से सरकार नीति बनाती है। ये तो भ्रष्टाचारी लोग थे, अपराधियों को महिमा मंडित करते थे, मंचों के ऊपर लेके जाते थे आतंकवादियों को। धर्मांतरण कराने वाले जो अवैध धर्मांतरण कराते थे, वो इनके लिए वोट मांगते थे। ये देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते थे। ये क्या हमारे ऊपर सवाल पूछेंगे? और 22 में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। हम 300 प्लस सीटें लेकर फिर आएंगे, क्योंकि हमारी जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। हमने सही नीति और नियत से काम किया है। घनश्याम जी, आखिरी कमेंट। लचर सरकार थी, पंचर साइकिल हुई, इसलिए बीजेपी की सरकार आई, आगे भी वही इतिहास एक बार फिर बीजेपी दोहराएगी। मैं मानता हूं देश की जनता सजग है, और ये प्यार का मामला है ही नहीं। आपका दर्शक देख सकता है कि उसके घर में बेरोजगार युवा युवती है या नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है या नहीं हुई है, महंगाई की मार उसका परिवार झेल रहा है कि नहीं। मोदी जी कितने भी सुंदर भाषण देते हैं, किसी भी नदी में, गंगा में ही डुबकी लगाएं, कहीं भी डुबकी लगाएं, उससे ये दर्शक का ये बुरे दिन देख रहा है उत्तर प्रदेश का हर परिवार, वो तो बदलने नहीं वाला, क्योंकि वो उनका है। जब उत्तर प्रदेश में मजदूर सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव भूखे पेट परिवार के साथ चल रहे थे, पेट्रोल उस समय योगी जी कह रहे थे कि 1 करोड़ मजदूरों का स्किल मैपिंग करके उन्हें रोजगार देंगे। इसलिए घनश्याम जी और मोहसिन जी, हम यही कहते हैं, और मैं यही कहते हुए आज का ये शो और ये कुरुक्षेत्र खत्म करना चाहूंगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, वो आप दोनों को सुन रही है। जहां सत्य पाएगी वहीं पर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।